एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का 4th चैप्टर दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का 4th पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इस चैप्टर के 1st, 2nd एंड 3rd पार्ट में हम लोगों ने लगभग इस पूरे ही चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है देन सारी पार्ट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं। नाउ बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया ने कौन से पॉलिसी को बनाया था, कौन से पॉलिसी को अडॉप्ट किया था कि इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी का किस तरीके से यूज़ करना है। वो जो पूरा टाइम पीरियड था यानी कि 1970s का जो डिकेड था उस टाइम पीरियड के दौरान हमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है एंड वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मई 1974 में इंडिया के द्वारा पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को किया गया। यानी कि इस दिन इंडिया ने अपने पहले एटॉमिक बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था। ये इस टाइम पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ना। नेक्स्ट हमें जवाहरलाल नेहरू के व्यूज़ के बारे में बता रखा है रिगार्डिंग न्यूक्लियर पॉलिसी। जवाहरलाल नेहरू शुरुआत से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ था। उनका मानना ये था कि अगर हमारी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करता है देन इसके थ्रू हमारा जो नेशन है वो बहुत जल्दी डेवलप कर सकता है। हमारा जो नेशन है वो एक मॉडर्न नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान था हम लोगों ने 3rd चैप्टर में इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस किया था। इंडिया का जो 2nd एंड जो 3rd 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया गया था। जवाहरलाल नेहरू का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान था उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमारी कंट्री में इनिशिएट किया गया था यानी कि स्टार्ट किया गया था in the late 1940s under the guidance of Homi J. Bhabha. Homi J. Bhabha is also known as the father of the Indian nuclear program. इन्हीं के गाइडेंस में, इन्हीं के अंडर में हमारी कंट्री में न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था लेट 1940s के टाइम पीरियड के दौरान। India wanted to generate atomic energy for peaceful purposes. इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन एम क्या था? इंडिया एटॉमिक एनर्जी को जनरेट तो करना चाहता था बट किसी वार या फिर किसी बैटल के लिए नहीं बल्कि पीसफुल पर्पसेस के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट करने के लिए ही किया जा सकता है। एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल बहुत सारे पर्पसेस, बहुत सारे यूजेस के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकता है। इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडिया एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करना चाहता था फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। एंड इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी सुपर पावर नेशन थे, जितने भी सुपर पावर कंट्रीज थे उन सारी सुपर पावर कंट्रीज को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उन सारे ही कंट्रीज के लीडर्स को रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों की कंट्री में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है हो सके तो उन सारे न्यूक्लियर वेपन्स को आप एलिमिनेट कर दो, उन सारे न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज़ है उसको रिड्यूस कर दो। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू न्यूक्लियर वेपन्स के कितने ज्यादा अगेंस्ट थे। बट हाउएवर द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग। गांधी जी के रिक्वेस्ट का कोई भी फायदा नहीं होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, जितने भी सुपर पावर कंट्रीज थे उस टाइम पीरियड के दौरान वे सारी कंट्रीज अपने अपने कंट्री में न्यूक्लियर इक्वायरमेंट्स या फिर वेपन्स को इंक्रीज करता है, उसको और ज्यादा बढ़ाता है। विद दिस हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के व्यूज के बारे में जाना रिगार्डिंग न्यूक्लियर पॉलिसी। नेक्स्ट हमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बता रखा है जिसको शॉर्ट फॉर्म में NPT कहा जाता है। अक्टूबर 1964 में जो कम्युनिस्ट चाइना है कम्युनिस्ट चाइना अपने
पहले न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करता है, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है। सो उस टाइम पीरियड के दौरान ऐसे 5 नेशन थे, ऐसे 5 कंट्रीज थे जिन सारे कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। सो पहला है यूएसए, दूसरा है यूएसएसआर, तीसरा है यूके, फिर है फ्रांस एंड चाइना। सो ये 5 ऐसे कंट्रीज थे जिन सारे कंट्रीज के पास उस टाइम पीरियड के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स थे। एंड साथ ही साथ ये सारे जो 5 कंट्रीज थे, सो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स भी थे। सो इन 5 कंट्रीज के द्वारा ही 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इम्पोज किया जाता है ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब क्या होता है। सो एनपीटी ये जो ट्रीटी था, सो इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सो इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को हमें रोकना है, उसको हमें प्रिवेंट करना है। सो जो भी कंट्रीज इस ट्रीटी के ऊपर साइन करता है, दैट मीन्स कि वे सारी कंट्रीज अपने कंट्री में कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेंगे। एंड ये जो 5 पावरफुल कंट्रीज है, सो ये 5 पावरफुल कंट्रीज दूसरे कंट्रीज की हेल्प करेगा जो भी इस ट्रीटी के ऊपर साइन करता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सप्लाई करने में। एंड इन सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही किया जा सकता है, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट करने के लिए। सो यही मेन ऑब्जेक्टिव था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। सो प्रोलिफरेशन का मतलब ही होता है ग्रोथ। सो यहाँ पे लिखा गया है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का ग्रोथ नहीं होगा। सो इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स का जो ग्रोथ है, सो उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको और ज़्यादा स्प्रेड ना किया जाए। सो नाउ अगर हम लोग इंडिया के ओपिनियन की बात करें रिगार्डिंग एनपीटी, सो इंडिया हमेशा से एनपीटी को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी मानती है एंड इंडिया ने कभी भी एनपीटी के ऊपर साइन नहीं किया। सो आखिर इंडिया एनपीटी को क्यों डिस्क्रिमिनेटरी मानती है? सो इंडिया का कहना यह था कि ये जो 5 पावरफुल नेशन है, सो इन 5 पावरफुल नेशन ने पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट करके रख लिया है। एंड अब ये कह रहे हैं कि बाकी जो कंट्रीज़ है, सो वे सारी कंट्रीज़ अपने कंट्री में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो मान लीजिए कि अगर फ्यूचर में किसी भी कंट्री का इन 5 पावरफुल कंट्रीज के साथ वार होता है, बैटल होता है, देन ये 5 कंट्री आराम से दूसरे कंट्रीज को डिफीट कर सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। सो इसीलिए इंडिया को ये लगा कि ये जो ट्रीटी है, सो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। इसके द्वारा बाकी की जो कंट्रीज है, सो उनको राइट नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने कंट्री में न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट कर सके। सो इसी वजह से इंडिया इस ट्रीटी को कभी भी साइन नहीं करता है। सो जैसे कि इंडिया ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया, दैट मीन्स कि इंडिया अब अपने कंट्री में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। सो जब इंडिया ने अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया, सो तब इंडिया के द्वारा ये कहा गया दैट इट वाज अ पीसफुल एक्सप्लोजन, यानी कि ये जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, ये जो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, सो ये एक बहुत ही पीसफुल एक्सप्लोजन था। साथ ही साथ इंडिया के द्वारा ये भी आर्ग्यू किया गया कि हमारा जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, हम जो न्यूक्लियर पावर का यूज़ करेंगे, सो वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही करेंगे। एंड हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, सो हम लोग खुद से, यानी कि पहले से कभी भी किसी भी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई भी कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है, सो तभी हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के अगेंस्ट में। सो इंडिया के द्वारा नो फर्स्ट यूज़ के पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। ना नेक्स्ट हमें वर्ल्ड सिचुएशन के बारे में बता रखा है, यानी कि जिस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है, सो उस टाइम पीरियड के दौरान वर्ल्ड में कैसा सिचुएशन चल रहा था। सो जब इंडिया अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट को करता है, सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था, सो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। एंड इसका रीज़न क्या है? सो 1973 में अरब इजराइल वार हुआ था, यानी कि अरब एंड इजराइल के बीच में एक वार हुआ था, एक बैटल हुआ था। एंड इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में हमें ऑयल शॉक देखने को मिलता है। ऑयल शॉक यानी कि ऑयल का जो सप्लाई था, सो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से ऑयल का जो प्राइस था, सो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। सो इसके कारण से इंडिया में भी हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगाई देखने को मिलता है। सो इसी वजह से इंडिया में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था, सो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो 1973 में ऑयल का बहुत ज़्यादा सप्लाई डिक्लाइन हो जाता है। 1973 में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और 1974 में इंडिया के द्वारा पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है। सो जिस टाइम पीरियड में इंडिया अपने पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को करता है, सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया का जो सिचुएशन था, वो बहुत ही ज़्यादा खराब था।
ना नेक्स्ट हमें इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बता रखा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज के बारे में बता रखा है। सो इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, सो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का जो ओपिनियन था रिगार्डिंग द एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ इंडिया, सो उसमें हमें माइनर डिफरेंसेस देखने को मिलता है। बट जब भी बात इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर आता है, यानी कि इंडिया की यूनिटी के ऊपर आता है, इंडिया के प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल बाउंड्रीज के ऊपर आता है, या फिर जब भी क्वेश्चन आता है ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे सिचुएशन में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, सो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का हमें ब्रॉड एग्रीमेंट देखने को मिलता है, यानी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन सारे इश्यूज में, इन सारे क्वेश्चन में सेम ओपिनियन देते हैं। सो इसी वजह से 1962 से लेकर 1971 का जो टाइम पीरियड था, ये जो एक डिकेड का लगभग टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया को एक नहीं बल्कि तीन बार तीन बैटल फेस करने पड़ते हैं। एंड इवन लेटर यानी कि 1999 में भी इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट में और एक वार फेस करना पड़ता है, जिसको कारगिल कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। सो इतने सारे इंडिया को वार फेस करना पड़ता है, कुछ चाइना के साथ एंड कुछ पाकिस्तान के साथ। सो खासकर इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया को 3 बार फेस करना पड़ता है, एक चाइना के अगेंस्ट एंड 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो इस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ रहा था। So the foreign policy has played only a limited role in party politics. So इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था, जो एक्सटर्नल पॉलिसी था, सो वो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड रोल ही प्ले किया इंडिया के पार्टी पॉलिटिक्स में, यानी कि फॉरेन पॉलिसी का हमें ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला इंडिया के पार्टी पॉलिटिक्स में। सो विद दिस हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया। नाउ लास्ट टॉपिक में ही आपको एक बॉक्स मिलेगा फास्ट फॉरवर्ड का, जिसमें इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में ही बता रखा है। सो जो कुछ भी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, सो वही सारी चीज़ें इस टॉपिक में भी हमें बता रखा है। सो एक बार हम लोग इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया के द्वारा सारे ही इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे कि एनपीटी, सो इन सारी ट्रीटीज को इंडिया के द्वारा अपोज किया गया। एंड इसका मेन रीजन क्या था? सो इसका रीजन ये था कि इंडिया को ये लगता था कि ये सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, सो ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, बिकॉज दे वेर सिलेक्टिवली एप्लीकेबल टू द नॉन न्यूक्लियर पावर, यानी कि वर्ल्ड में जो नॉन न्यूक्लियर पावर वाले कंट्रीज है, यानी कि ऐसे कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, सो ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंट्रीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। सो अगर वर्ल्ड के सारे ही कंट्रीज इस ट्रीटी के ऊपर साइन कर लेंगे, देन वर्ल्ड में जो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर वाले कंट्रीज थे, यानी कि ऐसे 5 कंट्रीज जिनके पास अधिकार था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर सारे ही कंट्रीज इन सारी ट्रीटीज के ऊपर साइन कर लेता, देन इन 5 कंट्रीज का हमें वर्ल्ड में एक मोनोपोली देखने को मिलता। सिर्फ और सिर्फ ये जो 5 कंट्रीज थे, सो ये 5 ही कंट्रीज वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते थे। सो इस वजह से इंडिया ने इन सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज के ऊपर साइन नहीं किया। साथ ही साथ इंडिया ने एनपीटी का जो एक इंडिफिनाइट एक्सटेंशन हो रहा था 1965 में, सो उसको भी अपोज किया, यानी कि इस ट्रीटी को और ज्यादा फैलाया जा रहा था, सो इस चीज को भी इंडिया ने अपोज किया। एंड साथ ही साथ इंडिया ने सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन करने से भी रिफ्यूज कर दिया। सो आखिर ये सीटीबीटी क्या था? सो सीटीबीटी एक ऐसा ट्रीटी था जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री अगर इस ट्रीटी के ऊपर साइन करता है, दैट मीन्स कि वो कंट्री कहीं पे भी अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को नहीं कर सकता है, यानी कि वो कंट्री कहीं पे भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं कर सकता है। सो इंडिया ने इस ट्रीटी को भी साइन करने से मना कर दिया। एंड इंस्टेड इंडिया ने मई 1998 में काफी सारे न्यूक्लियर टेस्ट को किए, डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। सो इतने सारे टेस्ट को करके इंडिया कहीं ना कहीं बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज को ये दर्शा रहा था कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर वेपन्स है, एंड इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज भी कर सकता है। सो अगर कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है, सो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, एंड इंडिया भी फिर काउंटर अटैक कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा। एंड इंडिया को देखकर पाकिस्तान ने भी सेम ईयर में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन टू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज। यानी कि जब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे एंड पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, सो इसकी वजह से वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को ये लग रहा था कि कभी भी अगर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वार होता है, बैटल होता है, सो हो सकता है कि उस वार में, उस बैटल में दोनों ही कंट्रीज अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करें। सो इसी वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को एक डर लग रहा था कि जब दोनों ही कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, सो कहीं दोनों ही कंट्रीज के बीच में कभी भी एक न्यूक्लियर वेपन का फाइट ना हो।
एंड इसी वजह से जब 1999 में कारगिल कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो उस कन्फ्लिक्ट को एक वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिलता है, यानी कि सारी ही वर्ल्ड के कंट्रीज को ये लग रहा था कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, सो ये कन्फ्लिक्ट कहीं एक न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। एंड जो कारगिल कन्फ्लिक्ट था, सो वो कारगिल के रीजन तक ही सीमित रहता है। सो विद दिस हमारा पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया एंड चाइना के बीच में जो वार होता है एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो वार होता है, सो वो दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है देन जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सेकंड एंड थर्ड पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। सो अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। एंड अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के भी सारे ही चैप्टर्स को इसी तरीके से समझना है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएगा। सो आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू सारी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए देन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।